ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चीफ मिनिस्टर वगैरह जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ज़्यादा रोल होता, मतलब रोल तो सारा उसी का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारा रोल गवर्नर का होता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, चीफ मिनिस्टर करना है लेकिन बाद में, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन सी स्टेट में कितने कितने हाउसेज होते हैं और सारे हाउसेज का क्या काम रहता है, कौन सा हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड है, कौन सा इनडायरेक्टली। तो स्टार्ट करते हैं। आप लिखो स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले आप लिख लीजिए, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल, UNICAMERAL, यूनिकैमरल होता है जहाँ पे एक ही हाउस होता है। ओके, यूनिकैमरल सिस्टम, while others have a bicameral system, while others have a bicameral system. The states having two houses are Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra एंड कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है, पहले JNK भी था, अर्लियर JNK वाज आल्सो देयर, बट नाउ JNK का कोई अभी तो कोई हाउस नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा यहाँ पे क्या, अभी UT है तो दूसरा ही सिस्टम होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम। Therefore, here मतलब जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है, therefore here the state legislature consists of governor and legislative assembly, whereas in states having bicameral system, the state legislature, their state legislatures have their state legislature consists of governor, legislative assembly एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, तो हमने देखा अब तक क्या, हमने ये देखा कि 6 स्टेट्स ऐसी हैं, 5 स्टेट ऐसी हैं, JNK अभी नहीं रहा, कि जहाँ पे दो हाउसेज हैं और बाकी में एक ही हाउस है। ठीक है, तो गवर्नर
लेजिस्लेचर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। जैसे प्रेसिडेंट होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। अब यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ये भी बोला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो जो काउंसिल्स होती हैं, जो सेकंड चैम्बर है, सेकंड चैम्बर, देखो एक बारी देख लेते हैं। देखो दो चैम्बर्स होते हैं ना स्टेट के, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको हिंदी में बोला जाता है विधान सभा, और इसको बोला जाता है काउंसिल को विधान परिषद। अब ये जो सेकंड हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो एबॉलिश भी कर सकता है या क्रिएट भी कर सकता है। मतलब जहाँ पे नहीं है ये सेकंड हाउस वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, और जहाँ पर ये है वहाँ से इसको एबॉलिश किया जा सकता है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, ठीक है। तो इसको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होता है उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने एक एक्ट यहाँ पर पास किया है, उसका नाम है, आप लिखिए, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश a legislative council or can create it where it is not there। फुल स्टॉप। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect and such a resolution must be passed by the state assembly by a special majority that is a majority of total membership of the assembly यानी कि 51%, and a majority of the assembly यानी कि टोटल मेंबरशिप अगर 250 है तो 250 का आधा कर लो, उससे एक ज़्यादा, एक मेंबर ज़्यादा, यानी कि मेजॉरिटी तो भी होगी जब 51% होगा, ठीक है। एंड एक तो कंडीशन ये है कि 51% होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, एंड अ majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting। तो दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है, सपोज करो 250 लोग हैं और 250 में से 100 ही प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो 100 में से 2/3 होने चाहिए, यानी कि 100 में से कितने होंगे 2/3, कितने होंगे 2/3, 100 का 2/3 करो, 70% कितना होता है, 70।
2/3 यही होता है ना, देख लेना करके जो भी आएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट is not to be deemed as this act of the parliament is not to be deemed as an amendment of the constitution for the purpose of article 368 and is passed like an ordinary legislation that is by a simple majority। अब यहां पर ये सिंपल मेजॉरिटी क्या है, ब्रैकेट में लिखो ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की है। ये पार्लियामेंट की बात हो रही है, सिंपल मेजॉरिटी कहाँ की, पार्लियामेंट की। लेकिन ऊपर जो स्पेशल मेजॉरिटी थी वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही थी। कहने का मतलब इसका ये है, सपोज करिए अगर ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमने इसको एबॉलिश करना है, सपोज करो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब काउंसिल को तो एबॉलिश करना है, तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि हमें काउंसिल को, आंध्र प्रदेश की काउंसिल को एबॉलिश करना है। वो जो रेजोल्यूशन लाएंगे वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है। वो स्पेशल मेजॉरिटी की 2 कंडीशंस हमने यहाँ पे वो लिख ली कि वो क्या है कि टोटल मेजॉरिटी जितनी भी टोटल मेंबरशिप जितनी भी असेंबली की है उसका 51% एंड जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया 2-4 बारी अमेंडमेंट में भी। जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ऐसा रेजोल्यूशन यहाँ पे असेंबली में पास हो जाएगा आंध्र प्रदेश की, तो इसका मतलब ये काउंसिल एबॉलिश हो जाएगी। आंध्र प्रदेश ने इसको एबॉलिश कर दिया, अब रहेगी फॉर्मेलिटी पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, ये वाला जो एक्ट के आंध्र प्रदेश ने ये रेजोल्यूशन लाया, ये पास हो गया वहाँ पे, तो पार्लियामेंट भी इसको पास कर देगी। अब पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी से ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में हो चुका है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट भी स्पेशल से करे, तो वहाँ पे वो सिंपल से ही करेगी। ये याद रखना है। याद रखने वाली बात यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो आंध्र प्रदेश की है वहाँ पे स्पेशल से पास होगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये सिंपल से पास होगा। और दूसरी बात ये कि क्या ये अमेंडमेंट मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की? नो, क्योंकि हमने अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 का चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसमें हमने 3 तरह की अमेंडमेंट्स पढ़ी, ठीक है। और तीनों टाइप की अमेंडमेंट में से ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं हल, तो ये उसी में फॉल करेगा, ठीक है। ये स्पेशल में फॉल नहीं करेगा। जब सिंपल में फॉल करता है तब क्या होता है कि अमेंडमेंट का कोई नंबर नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं 44th अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट, ये तब होता है, नंबर तब अलॉट होता है जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हुई हो। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, ये स्पेशल मेजॉरिटी से हुई होती है। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाती है वो वाली अमेंडमेंट का यहाँ पे कोई भी नंबर अलॉट नहीं होता। तो जब नंबर अलॉट नहीं होता हम यहाँ पर कहते हैं इट इज़ सच अमेंडमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट। लिखा ना आपने ऊपर, देखिए ये लाइन देखो इसको, सच अमेंडमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। डीम्ड टू बी मतलब नंबर अलॉट नहीं होगा बट अमेंडमेंट हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमने इसको देख लिया। आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना सबको? सिंपल है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा। अब एक नज़र हम ये भी देख लेते हैं कि ये इस सेकंड हाउस की ज़रूरत क्या है, सेकंड हाउस की, सेकंड चैम्बर की लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत क्या है। और ऐसा एक तो ये क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, दूसरा ये कि कुछ स्टेट्स में है कुछ स्टेट्स में नहीं है, ऐसा क्यों है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत अगर थ्योरेटिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में देखें, दोनों अलग अलग है। थ्योरेटिकल में ये ज़रूरत है, थ्योरेटिकली ये ज़रूरत है, इसकी नीड ये है कि जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा है और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड आते हैं, सिमिलरली काउंसिल में भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड आते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो काउंसिल में आ जाता है। दूसरी बात ये कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ पर होके आ जाते हैं। ठीक है, एक और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो हमने ये देख लिया ना बेनिफिट के यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, अगर एक लॉ असेंबली ने पास कर दिया स्टेट की तो फिर वो काउंसिल में भी जाएगा पास होने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि टाइम मिल जाएगा गवर्नर को ये देखने के लिए कि असेंबली ने जो लॉ पास किया है उसको स्टडी करने के लिए। देखो लॉ जो पास होते हैं उसको स्टडी भी तो करना पड़ता है ना, ये छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है कि मतलब ऐसे कि एक घंटे में पढ़ लोगे। लॉ को पढ़ने के लिए कम से कम 3-4 दिन का टाइम चाहिए। गवर्नर के पास टाइम वैसे ही कम होता है, तो गवर्नर के ऑफिस ने जब इसको पढ़ना है उसको टाइम चाहिए। जब ये चीज़ असेंबली से काउंसिल में जाएगी उसको टाइम लगेगा, तो इस दौरान गवर्नर उसको अच्छे से स्टडी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। यही बेनिफिट राज्यसभा का भी है कि एक बिल लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है तो अगर पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो फिर वो लोकसभा में आता है। इससे क्या होता है, टाइम मिल जाता है। तो एक लॉ जल्दबाजी में पास नहीं, मतलब जो एक लॉ जो है वो जल्दबाजी में पास होने से बच जाता है। ये दूसरे उसके होने से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, पहला बेनिफिट हमने देखा कि वो लोग इसमें आ जाते हैं जो कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरा बेनिफिट हमने ये देखा कि यहाँ पर टाइम मिल जाता है। ठीक है, यही 2 बेनिफिट है इसकी। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किसी स्टेट में है किसी में ये क्यों नहीं है। क्योंकि हर स्टेट में अपना अपना सर्कमस्टांसिस होते हैं। कुछ स्टेट्स ने ये बनाया है, उनको लगता है कि यहाँ पे चाहिए कि वो बड़ी स्टेट्स हैं, खास करके आंध्र प्रदेश जैसी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। छोटी स्टेट्स ने इसको नहीं बनाया क्योंकि उनको नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की। तो प्रैक्टिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रैक्टिकली ये इसलिए बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए। पॉलिटिकल पर्पज़ क्या होता है इसको बनाने का कि डिफीटेड जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन में हार जाते हैं, अब उनको भी तो कुछ चाहिए काम, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उनको काम यहाँ मिल जाता है, काउंसिल का मेंबर उनको बना दिया जाता है पार्टी के द्वारा। क्योंकि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी की हमेशा सपोर्ट करते हैं, पार्टी के साथ चलते हैं। अब जब वो कई बार वो डोनेशन भी देते हैं पार्टी को, तो अब पार्टी ने उनसे डोनेशन ली होती है लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं, तो पार्टी अब क्या करें, पैसा भी ले लिया। आपको कई बार होता है ना, पैसा ले लिया काम नहीं किया, तो ये वही, तो आप पैसा भी ले लिया, आप काम तो करना है, तो उनको यहाँ पर एकोमोडेट कर दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आपने, बट ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो, ऐसा हो रहा है क्योंकि ये मेल प्रैक्टिस है, इंडिया में ये चल रही है, आप लिख भी सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक नेगेटिव आस्पेक्ट है इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में ये लिखना भूल गए थे हम, तो लिख लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, ब्रैकेट में सेकंड चैम्बर, सेकंड चैम्बर, अपर हाउस भी है, सेकंड चैम्बर भी है, और हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसको बोलते हैं। 3 नाम है, एक तो अपर हाउस, ठीक है, दूसरा सेकंड चैम्बर,
तीसरा हाउस ऑफ एल्डर्स, प्रीलिम में किसी भी तरह आपको डॉज कर सकता है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। वाइल द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज विधान सभा, इट इज़ द लोअर हाउस और फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस, ठीक है। तो विधानसभा का नाम पॉपुलर हाउस भी है, फर्स्ट चैम्बर भी है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। Composition of the two houses. Next heading, composition of the two houses. तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ असेंबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। असेंबली की कंपोजिशन, तो लिखिए सबसे पहले स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ रहती है इसकी। द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड representatives on the basis of universal adult franchise, on the basis of universal adult franchise। यूनिवर्सल यानी हर कोई वोट डाल सकता है। यूनिवर्सल का मीनिंग ये है, ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट नहीं डाल सकता, शेड्यूल ट्राइब नहीं डाल सकता। यूनिवर्सल जब लिख दिया तो सब डालेंगे, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इवन के बैगर भी जाकर डाल सकता है, ठीक है। और एडल्ट मीन्स 18 साल से ऊपर। फ्रेंचाइज मीन्स वोट डालना। वोट डालने को फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, सफरेज भी बोलते हैं। सफरेज, SUFFERAGE। इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ये नहीं दिखेगा कि कास्टिंग द वोट, वो कहीं नहीं दिखेगा कास्टिंग द, आपको फ्रेंचाइज ही सीखना पड़ेगा, फ्रेंचाइज, ठीक है। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 500। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है फिक्स की है वो है 500। मतलब किसी भी स्टेट की असेंबली की स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड मिनिमम स्ट्रेंथ एट 6060। ठीक है, तो 500 से 60 से लेकर 500 तक इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हो सकती है। हाउएवर इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, अरुणाचल, सिक्किम एंड गोवा, द मिनिमम नंबर इज फिक्स्ड एट 30 and in case of Mizoram and Nagaland it is 40 and 46। Mizoram, Nagaland 40 and 46 respectively। नोट, नीचे लिखो नोट, some members of the legislative assemblies of Sikkim and Nagaland are also indirectly elected। indirectly
elected. Next heading, nominated members. Nominated members. The governor can nominate one member from the Anglo-Indian community. Could कर दो बिकॉज ये अब बंद हो गया सिस्टम. Could nominate बट ये अब सिस्टम बंद हो गया. Now this has been ended. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब ये है कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, टेरिटोरी क्या होती है. हर एक स्टेट को टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे जम्मू को हमने डिवाइड कर दिया जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है ना. सिमिलरली पूरी स्टेट को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए अलग होती हैं और स्टेट के इलेक्शन के लिए अलग होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जम्मू की जे.एंड.के की बात करें तो जम्मू की जो सीट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो दो हैं. एक कठुआ उधमपुर सीट और दूसरी जम्मू पुंछ रजौरी वाली सीट. दो सीट्स हैं इस जगह से. लेकिन अगर हम असेंबली की बात करें जे.एंड.के की असेंबली एमएलए की तो फिर जम्मू की बड़ी सारी सीट्स आ जाती है. जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, गांधीनगर. ठीक है. फिर बहुत सारी आती हैं. लेकिन पार्लियामेंट के लिए बड़ी बड़ी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और स्टेट की इलेक्शन के लिए छोटी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. छोटी मीन्स इतनी छोटी भी नहीं होती. अब जम्मू वेस्ट कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. जम्मू वेस्ट के अंदर आपको पूरा तवी के उस पार का एरिया जिसमें सारा रिहाड़ी, बख्शी नगर, ये जानीपुर, ये सारा बन तालाब, अपना तालाब तिलो, सारा एरिया पूरे का पूरा जम्मू वेस्ट में. जम्मू ईस्ट पुल के इस वाला एरिया सारा आ जाएगा. तो दो में डिवाइड है ना जम्मू वेस्ट में. लेकिन अगर एमपी की बात करें तो और भी बहुत बड़ी, कठुआ से लेकर उधमपुर कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी. जम्मू से लेकर रजौरी पुंछ तक कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी. ठीक है. तो इस तरह से डिवाइड होता है. For the purpose of holding direct elections, for the purpose of holding direct elections to the assembly, each state is divided into territorial constituencies. The Constitution ensures that there is uniformity of representation between different constituencies in the state. Different constituencies in the state. Next heading, reservation of seats for SCs and STs. The reservation is provided for on the basis of population ratios. Population ratios.
ठीक है, तो जितनी पॉपुलेशन होगी किसी एरिया की उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगी। जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में SC ST ज़्यादा हैं वहाँ पे SC ST कैंडिडेट ज़्यादा खड़े होंगे। जिस स्टेट में SC है ही नहीं वहाँ पे SC की रिजर्वेशन होगी ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा होंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम होंगे। जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा है पॉपुलेशन वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, है ना। बड़ी सारी स्टेट्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में, ज़्यादातर वहाँ पे शेड्यूल कास्ट कम है, शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब कम है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट दोनों ही कम है। ठीक है, जैसे साउदर्न स्टेट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, हमने असेंबली का देख लिया कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ वगैरह होती है। सारे ही लोग इलेक्टेड होते हैं। पहले एक प्रोविज़न था कि एक जो मेंबर होगा वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होगा, अब प्रोविज़न वो वाला भी ख़त्म हो गया। जैसे कि पार्लियामेंट में ख़त्म हो गया वैसे ही यहाँ पर भी ख़त्म हो गया। तो काउंसिल की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिए स्ट्रेंथ। The members of legislative council are indirectly elected, The maximum strength is fixed at one third of total strength of assembly, यानी कि अगर असेंबली की स्ट्रेंथ उस स्टेट की 100 है तो यहाँ की कितनी होगी 33। ठीक है, एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 4040। It means that the size of the council depends on size of the assembly. This is done to ensure that the assembly remains predominant over the council। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि असेंबली की डोमिनेंस काउंसिल पे बनी रहे, यानी कि काउंसिल ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सके, इसलिए काउंसिल का साइज ही कम रखा गया है। Though the constitution has fixed maximum and minimum limits of the council, the actual strength of the council is fixed by the parliament। Actual strength is fixed by the parliament। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, मैनर ऑफ इलेक्शन। इन द काउंसिल। Of the total members of the council, अब नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स। नंबर 1, 1/3 are elected by members of
local bodies in the state like municipalities, district boards, etc. 1/3 मेंबर जो होंगे काउंसिल के, उनको इलेक्ट कौन करेगा? म्यूनसिपैलिटी के कॉरपोरेटर्स करेंगे। कौन करेगा? कॉरपोरेटर्स को ये राइट रहेगा कि वो किसको काउंसिल में भेजते हैं। कॉरपोरेटर्स जो होते हैं ना, म्यूनसिपैलिटी के कॉरपोरेटर, मेयर वगैरह, जो सारे लोग, ये डिसाइड, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वोट देंगे। वोट किसको देंगे? अपनी पार्टी के कुछ लोग होंगे ना, इनके सीनियर, जो इनसे भी सीनियर होंगे। कॉरपोरेटर तो छोटे लेवल का होता है, उससे सीनियर जो होता है वही जाएगा काउंसिल में। सपोज करो आप किसी एक पार्टी में, कांग्रेस में हो, आपने कांग्रेस ज्वाइन की 20 साल पहले, ठीक है, तो आप सीनियर हो गए। लेकिन आपके किसी बंदे ने ज्वाइन की वो 5 साल पहले, वो आपका जूनियर हो गया। जो 5 साल पहले ज्वाइन की वो कॉरपोरेटर है, तो वो अब आपको काउंसिल में भेजने के लिए, क्योंकि आप उसके सीनियर हो, वो इलेक्शन में आपको वोट देगा। आप खड़े होगे। आप खड़े कैसे होगे? कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी आपका नाम अनाउंस करेगी कि ये कैंडिडेट है, इसको हमने जिताना है। तो अपने जो लोग होंगे उसके वहाँ पे कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटी में, उसको वो बोल देगी इसको वोट दे दो। समझ गए मेरी बात कि नहीं? नहीं समझे? मीन्स ये पार्टी की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि किसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन में खड़ा किया जाए। ठीक है ना? पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट दे देगी। जैसे कि असेंबली की टिकट्स मिलती हैं कि ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी नॉमिनेशन होता है कि ये इलेक्शन लड़ेगा, इसको सारे वोट दो। फॉर एग्जांपल, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है अभी, राहुल गांधी का तो आपको पता ही है, उसके और भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जैसे कि मनीष तिवारी जो पंजाब से है, कांग्रेस का सीनियर लीडर है। अब उसको पंजाब की लेजिस्लेटिव, सपोज करो वही पंजाब की तो काउंसिल है नहीं, पंजाब की काउंसिल नहीं है, सपोज करो उसको इलेक्ट होना है वहाँ पे, तो कांग्रेस, सोनिया गांधी मनीष तिवारी का नाम अनाउंस कर देगी कि पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मनीष तिवारी को हमने मेंबर बनाना है। ठीक है, तो मेंबर बनाएगा कौन? कांग्रेस के ही बाकी लोग, जो कि वहाँ पे कॉरपोरेटर्स हैं पंजाब में, या कुछ और लोग, ऐसे लोग। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 1/12 यानी 1/12, 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ द 3-year स्टैंडिंग, 3 साल का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। तो 1/12 बटा जो 1/12 जो लोग हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे? बाय द ग्रेजुएट्स, एक सेकेंड, रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, कॉमा, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलत दिखा दिया। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा ना, 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। थर्ड पॉइंट था वो जो मैंने अभी सेकेंड में लिखा दिया। थर्ड लिखो, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स को राइट मिल गया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। टीचर्स ऑफ 3 year स्टैंडिंग इन द स्टेट, जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, जो 3 साल से टीचर का काम कर रहे हैं, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल। तो 12th क्लास को जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो जो गजटेड ऑफिसर है, जो 12th क्लास का जो टीचर होता है ना, उसको लेक्चरर बोलते हैं, है ना। 11th 12th को जो पढ़ाता है सेकेंडरी स्कूल को, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी स्कूल कौन सा होता है? सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी? ये 10th की बात हो रही है शायद। सेकेंडरी तो 10th होता है ना। तो 10th क्लास के जो टीचर्स हैं सेकेंडरी स्कूल के,
गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट की बात नहीं करी, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो 10th क्लास के टीचर्स हैं और 3 साल से हैं वो टीचर्स, वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। नॉट लेस देन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, यानी कि हायर सेकेंडरी वाला भी हो सकता है, यानी 11th-12th वाला, 10th वाला भी हो सकता है, लेकिन जो 9th को पढ़ाता है वो नहीं हो सकता, ठीक है, 10th या उससे ऊपर। तो 4th पॉइंट, 1/3 are elected by the members of legislative assembly of the state from among the persons who are not the members of the assembly, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग उनको वोट डालेंगे जो कि असेंबली के मेंबर नहीं हैं, यानी कि 1/3 वो लोग आएंगे जिनको असेंबली के वोट डालेंगे, यानी कि वो पार्टी के अपने सीनियर लीडर्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, द रिमाइंडर, जो बच गए, आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर खुद भी नॉमिनेटेड होता है, आगे भी वो नॉमिनेट करेगा लोगों को, खुद भी नॉमिनेट होता है, ठीक है, आगे भी वो लोगों को नॉमिनेट करेगा। नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर साइंस, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो साइंस से, आर्ट से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से या सोशल सर्विस से जो लोग होते हैं, गवर्नर उनको नॉमिनेट कर देगा। नेक्स्ट पैरा, 10 5/6 of the total number of members of the council are indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor full stop। The members are elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वही सिस्टम है जैसे जिससे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, सेम सिस्टम है ये। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में कम ही पूछते हैं, बस ये सिस्टम याद रखो कि जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है हमारे देश में, इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट की या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की, वो इसी सिस्टम से होती है, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? ज़्यादातर वही करते हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट इलेक्शन से लोग इलेक्टेड होते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, सारी स्टेट्स के। सिमिलरली यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ पर भी असेंबली के भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नर नॉमिनेट भी कर रहा है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा,
this scheme of the composition of legislative council is laid down in the constitution as laid down कर दो, is laid down नहीं, as laid down in the constitution is tentative, TENTATIVE and not final. टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है, पार्लियामेंट कभी भी इसको चेंज कर सकती है। द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू मॉडिफाई or replace the same however it has not enacted ENACTED any such law until now। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि ये जो मेंबरशिप की स्कीम है काउंसिल की, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, पार्लियामेंट ने बनाई है? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बनाई है। ये जो हमने लिखे ना 5 पॉइंट्स ऊपर कि 1/3 लोग यहाँ से आएंगे, 1/3 इस यहाँ से आएंगे, ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली लिखी है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कल को अगर लगे पार्लियामेंट को कि इसको चेंज करना चाहिए तो पार्लियामेंट चेंज भी कर सकती है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेज, ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेज। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली, सबको पता है 5 साल होते हैं इसके। लाइक द लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली, ठीक है। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली is not a continuing chamber। तो कंटिन्यूइंग चैम्बर कौन सा होता है? राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा की तरह ये भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years from the date of its first meeting after the general elections। After 5 years, it is automatically dissolved। But the governor can dissolve it at any time even before the completion of 5 years। Next para, the term of the assembly can also be extended during national emergency by a law of the parliament for 1 year at a time। एक टाइम पे एक बार 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है।
फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, ब्रैकेट में लिखिए फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक साल करके एक साल करके एक साल करके रिन्यू करके एक साल के बाद इसको कितने भी साल लेके जाया जा सकता है, तभी लिखा है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, अनलिमिटेड। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ended. Next is duration of council. Duration of council. Like the Rajya Sabha, the council is a continuing chamber, that is, it's a permanent body. And is not subject to dissolution, but 1/3 of its members retire on the expiry of every second year So a member continues as such for 6 years. The vacant seats are filled up. Vacant seats are filled up after filled up by fresh elections and nominations at the beginning of every third year. The retiring members, जो रिटायर हो जाते हैं, retiring members are also eligible for re-election and renomination any number of times. तो अगर रिटायर हो जाते हैं 6 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन में आ सकते हैं, कितनी जब तक आ सकते हैं तब तक आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक अभी क्वालिफिकेशंस करें।